नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़ आपको ले जाने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करने के लिए। यह न्यूज अभ्यर्थी समुदाय, वृहद तौर पे पीएससी समुदाय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे हमारा गंतव्य और मंतव्य दोनों का ही यहां प्रासंगिकता, रेलेवेंस देखने को मिल सकती है। यूपीपीएससी एग्जाम्स के अंदर यहां पे देखने को मिल रहा है कि तारीख पे तारीख यहां पे देखने को मिली। नोटिफिकेशंस पहले जारी किए गए इस साल के शुरुआत में, फिर डेट आगे बढ़ती रही, आरओ एआरओ का पेपर भी लीक हुआ और अब बताया जा रहा था कि अगले माह में परीक्षा होने वाली थी। और इसी बीच यूपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह सूचना दी कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल लाया जाएगा और दूसरा एग्जाम दो पारी में करवाया जाएगा, ना कि एक ही पारी के अंतर्गत। और दोनों एग्जामिनेशंस दो दो दिन कराए जाएंगे, जैसे पीसीएस एग्जाम 2 दिन 2 अलग अलग पारी में, और यहां पे जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, आरओ एआरओ वाला एग्जाम भी, समीक्षा अधिकारी वाला जो एग्जाम बताते हैं, वह भी 2 दिन लगातार होगा और दो अलग अलग पारियों में, सुबह व दोपहर की पारियों में होगा, जैसे कि नॉर्मल तौर पे आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में या एसएससी एग्जामिनेशन में होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे संख्या बल ज्यादा है, विद्यार्थियों का संख्या समूह कहीं कहीं लाखों में है, और उन केंद्रों की व्यवस्था करना जहां पे पेपर जो है उसकी सिक्योरिटी और कहीं न कहीं इंटेग्रिटी पूरे प्रोसेस की जो है वो सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अभी आरओ यारो का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद में यह सुनिश्चित किया गया कि अगर हमें पेपर लीक नहीं होने देना, अगर हमें सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों का ही ध्यान में रखना है, तो कहीं जाते हुए हमें दो पारियों में यह परीक्षा करवानी होगी। आइए इसके संदर्भ बिंदुओं की जानकारी लेते हैं। कई न्यूज़पेपर्स ने इसको आज कवर भी किया है कि यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम की फॉर्मेट को लेकर के, है ना। पुलिस ने बैटन्स भी यूज किए हैं, लाठी बल भी उन पे यूज किया है, और क्लैश भी यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें क्यों आ रही है आपके पास में? क्योंकि यूपीपीएससी की परीक्षाएं जो है वो लगातार कई दिनांकों से पोस्टपोन होती रही, और अब नोटिफिकेशन के उपरांत तौर तरीका जो है, मेथड जो है परीक्षा का, उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया। तो हम यूपीएससी के विषय शासन प्रणाली और पारदर्शिता जवाबदेही के अंतर्गत जीएस पेपर 2 में इसकी प्रासंगिकता रखते हुए इसका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे मामला यह क्यों उठ के आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी टॉक अबाउट दिस? क्योंकि हमारे यूपीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ है। अभी हाल ही में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में बातचीत की जा रही है, ये कई और परीक्षाओं में यूज की जाती है, सामान्यकरण मापदंड इसको कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है, एक तो इसके खिलाफ है विद्यार्थी, और दूसरा परीक्षा को दो पारियों में नहीं कराना है, एक ही पाली में कराओ, चाहे आप 2 महीने बाद में परीक्षा कराओ। और पहले यहां पे बताए जा रहे थे कि कुछ सैकड़ों या कुछ 2-4 हजार बच्चे, फिर पता चला 10 से 20 हजार बच्चे जो है देखते देखते पिछले 2 दिनों में प्रयागराज में जुट जाते हैं और लगातार यहां पे अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। ऑब्वियसली पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएं हैं वो अलग अलग दिन, अलग अलग पालियों में होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल जो है पहली बार ही प्रक्रिया में लागू होने वाला है। तो बच्चों को यहाँ पे है कि सर ये निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा, क्या यहाँ कोई पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी। तो छात्रों को यह डर है कि यहाँ पे पहले तो पेपर जो है वैसे ही डिले हो रखे हैं, दूसरा पेपर लीक हो रहे हैं, तीसरा अब आप नॉर्मलाइजेशन और लिया है। तो यहां नॉर्मलाइजेशन का क्या डर है, मैं अभी आपको, बने रहिए क्लास में, मैं आपको बताता हूं सारी चीज कि क्यों हमारा अभ्यर्थी समुदाय और विशेषकर जो हमारे विद्यार्थी हैं वह इसको लेकर के काफी चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो जो प्री परीक्षा है वो 7 और 8 होने वाली है आपके पास में, 7 और 8 दिसंबर को। और आरओ की परीक्षा है आपके पास में, वह होने वाली 22 और 23 दिसंबर को रखी। और दोनों परीक्षाएं जो है दो दो दिनों में होगी आपके पास में, 2 दिन होगी, दो अलग अलग पारियों में, टोटल यहाँ 4 सेशंस होंगे। यहाँ पे आयोग कहता है कि नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया जो है उसे हम लागू करने वाले हैं। अब ये प्रक्रिया जो है आपके पास में छात्र विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर आपके पास में प्रक्रिया ऐसे ऐसे मत करो, नॉर्मलाइजेशन इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि पेपर जो है सुबह शाम दो अलग अलग पारियों में है, फिर दूसरे दिन भी सुबह और शाम, 4 टोटल अलग अलग सेट होंगे पेपर के। और जबकि आपका मानदंड तो सेम होगा, 100 में से मेरिट निकालनी है, तो मैं तो 150 में से यूपीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट निकलेगी, तो वो तो यहाँ पे जैसे 90 या 95 वो सबके लिए सेम रहेगी फिर आपके पास में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सुबह वाली पारी की अलग कट ऑफ निकाल रहे हो, शाम वाली की अलग। इसीलिए सभी को एक मानदंड पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल, सामान्यीकरण प्रिंसिपल यूज किया जाता है। इस मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को यहां पे निरस्त किए जाने को लेकर के विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट के अंदर परीक्षा होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए।
वृहद तौर पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यूपीपीएससी के द्वारा एक यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी दिया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर और एक्चुअल मार्क्स के माध्यम से जो है कैंडिडेट जो अलग अलग शिफ्ट में अपेयर होंगे उनके स्कोर्स को हम मानकीकरण कर सकते हैं। मतलब जो पेपर टफ होगा तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, जिनका यहाँ पे पेपर जो है आपके पास में हल्का फुल्का होगा उनको थोड़े और मार्क्स कम मिलेंगे आपके पास में, बाकी जो टफ वाला नॉर्मल वाला पेपर है उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सपोज यहाँ पे परीक्षाएं जो है एक ही दिन में हो रही हैं, एक शिफ्ट खत्म हो रही है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता क्योंकि एक ही पेपर हुआ, जैसे कि यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में होता है। लेकिन अगर अलग अलग डेट पे परीक्षाएं होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होनी है, अभी नवंबर है, दिसंबर में परीक्षा होनी है, 2 दिन होगी और 2 दिन होगी, 2 अलग अलग पारियों में होगी, शिफ्ट में होगी, तो इसके कारण प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। कोई प्रश्न हो सकता है सिंपल हो, पर कोई प्रश्न हो सकता है टफ भी हो सकता है, यस और नो। तो सपोज आपने जो प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो वो हो सकता है कि सर सुबह की पारी में पेपर आसान है, दोपहर की पारी में हो सकता है पेपर उसी जटिलता में कलिष्ठता में पेपर पूछ लिया गया। तो फलस्वरूप क्या होगा, आपके पास में दोनों की कट ऑफ और दोनों में बच्चों का प्रदर्शन अलग अलग होगा। अब इन दोनों बच्चों के साथ में जस्टिफिकेशन कैसे किया जाए, तो उनके साथ में जस्टिफिकेशन या न्याय करने के लिए हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा जो जटिल पेपर में बच्चा बैठता है उसको अतिरिक्त मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर पेपर का एक डिफिकल्टी लेवल होता है और थोड़ा थोड़ा इसमें लेवल में अंतर हो सकता है, क्योंकि सारे पेपर सेम हो ही नहीं सकते, 150 क्वेश्चन है, कैसे सेम बना दीजिएगा आप। सो यहाँ पे एक सरल जो है आए हुए पेपर में शिफ्ट के छात्रों को फायदा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा टफ शिफ्ट में बैठा है उसको फिर 10 या 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप जो है सरल पेपर में बैठे तो आपको 90 मार्क्स मिले 150 में से, ठीक है ना, जबकि एक आदमी टफ एग्जाम में बैठा उसको 70 मार्क्स मिले हैं 150 में से। अब जो सिंपल पेपर था आपका तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, जबकि इस बच्चे को जो है 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए गए। तो अब ये बच्चा जो है आपके पास में टोटल इसका स्कोर हो गया 95 हो गया 150 में से। तो अब समझ में आया आपको। अब ये बच्चे को आपने 25 किस आधार पे दिया है, आप कह रहे हैं सर इस फॉर्मूले के आधार पे दिया है। ये फॉर्मूला पारदर्शी है क्या, ये फॉर्मूला सब पे लागू हो सकता है, सब प्रश्न पत्रों पे लागू हो सकता है, सब विषयों पे लागू हो सकता है, और क्या पारदर्शिता के अंदर वाकई सही मापदंड यूज किया जा रहा है। तो ये कई सारे जो बच्चों के डर है। और यहाँ पे पीएस जो पुलिस सर्विस इंस्पेक्टर होता है आपके पास में, है ना, एसआई का पेपर होता है, दरोगा का पेपर, कांस्टेबल का पेपर, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल होता है। बहुत बुरी तरीके से बच्चे आधे पौने नंबर पे सैकड़ों बच्चे अटक जाते हैं लिस्ट में आने से, और फिर पता चलता है कि आपसे भी ज्यादा किसी बच्चे को नंबर मिल गए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसका पेपर टफ आया था तो उसको अवार्ड किया अलग से 10 20 25 नंबर हमने, तो वो आपसे आगे निकल गया। तो बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऑलरेडी ओवर एज हो रखे और हमारे पेशेंस का जो है, आप क्या सबर का जो है इम्तिहान ना लीजिए, और अब आपको हम मांगे मनवा के रहेंगे। तो बच्चे आ जाते हैं आयोग प्रयागराज के समक्ष, और गेट संख्या 2 और 3 के ऊपर प्रदर्शन होता है। बैरिकेडिंग 500 मीटर पहले ही कर दी गई पुलिस के द्वारा, बैरिकेडिंग को तोड़ा भी जाता है, बच्चों पे लाठी चार्ज होता है, फिर भी बच्चे जो है वहीं आसपास के अंदर लगातार दिन और रात बैठ करके क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब परीक्षा प्रणाली के ऊपर यहाँ पे जो है बदलाव क्यों हुआ था आपके पास में, क्योंकि पहले जो है आपके पास में पेपर लीक हो जाते थे। पेपर लीक क्यों हो जाते थे, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में पेपर भेजे जाते थे, कहीं पे यहाँ पे थोड़ा बहुत भी पुलिस का या फिर जो प्रशासन है या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट है, उसने लापरवाही बरती और यहाँ पे कोई करप्ट आदमी अंदर घुस गया और उसने पेपर जो है वह 1 2 दिन पहले लीक कर दिया। ऐसा ही आरओ के पेपर में हुआ। उस वक्त आयोग ने कहा कि हम पेपर वापस कराएंगे बहुत ही जल्दी, पर अब वो पेपर पीसीएस के उपरांत दिसंबर महीने के दूसरे जो है आपके पास में फोर्टनाइट में होने वाला है। बच्चे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है। पीसीएस कह रहा है कि सर यहां पारदर्शिता की कमी का जो है आपके पास में डर है। उनको समझाने के लिए डीएम साहब भी आते हैं, उनको समझाने के लिए वरिष्ठतम अधिकारी भी आते हैं पीसीएस की तरफ से, पर बच्चे अब नहीं मान रहे। यहां पे 7 सूत्री जो है प्रिंसिपल कहीं न कहीं जो है सॉल्यूशन दिया जा रहा है माननीय आयोग के द्वारा, और शायद अब जब हम बात कर रहे हैं आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ड्यू है दोस्तों। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे पेपर के लीक हो चुके हैं, बच्चे पहले से परेशान है, वो और परेशान नहीं होना चाहते हैं। और यहां पे जो आयोग है वह बच्चों के समक्ष बैठ करके, बच्चों के साथ में बैठ करके कहीं न कहीं उन चीजों को कह रहा है कि सर ये आपको बरगलाया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन सही है, पुलिस अधिकारी वरिष्ठ है, जो प्रशासन के कलेक्टर डीएम साहब है वो वरिष्ठ है, वो बच्चों को समझाते हैं।
पर बच्चे अभी आओ सुने ना ताओ, 20,000 बच्चे हैं और उस सड़कों पे उतरे हुए, वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। यहां पे मैं जो बच्चों का कहीं के स्टैंड जरूर लेना चाहूंगा कि बिल्कुल यहां पे एक अन्याय सा कहीं कहीं कुछ बच्चों के साथ में होता है, पर आप एक अभ्यर्थी हैं तो उस चीज को वैकल्पिक या फिर मैं कहता हूं आपके पास में ऑब्जेक्टिव वे में भी लेकर के देखना है कि जो ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव कहीं न कहीं जो है क्रिएटिव वे में आपको जो है इस मौके को लेना चाहिए और माननीय आयोग के साथ में या उनके द्वारा जो भी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं उनको प्रैक्टिकल कैसे हम एडप्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रिंसिपल है, इसको आप लागू कैसे करेंगे? सोचिएगा कि हम सिस्टम के साथ में डिस्कशन, डेलिब्रेशन और पार्टिसिपेशन से ही सुधार ला सकते हैं। अगर आपके पास में तर्क शक्ति है तो वही तर्क शक्ति से ही कल आप समाज में और सिस्टम में सही दिशा में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल यहां आयोग के द्वारा जो सडन चेंज किए गए, माननीय न्यायालय के द्वारा भी जो है बताया गया कि आप नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में किसी प्रकार का बदलाव परीक्षा के पैटर्न में नहीं कर सकते। हजारों बच्चे सड़कों पे उतरते हैं, तदुपरांत यहां पे ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वापस एक बार यहां प्रकाश में आती है। मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि बच्चे मांग क्या रहे हैं? बच्चे जो मांग कर रहे हैं एक दिन में परीक्षा हो, क्या ये नहीं हो सकता? वन डे वन एग्जाम की हम लोग बात करते हैं भैया, वन नेशन वन इलेक्शन की भी तो हम बात कर ही रहे हैं। तो अगर वहां पे हम इतना बड़ा जाप्ता लगा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं लगा सकते सर? व्हाई कांट दिस हैपन ओवर हियर एज वेल? इतनी प्राइवेट कॉलेजेस है, इतने स्कूल्स है, यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, तो किस प्रकार आईबीपीएस वो एग्जाम करा पाती है जहां पे वो 300-400 रुपए फीस भी ले रहा है बच्चे से, जबकि इतना बड़ा यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय होकर के आपके पास में इतनी सी अथॉरिटी नहीं है कि आप समन्वयन कर पाए और आप देख पाए कि यहाँ पे बच्चों को एक शिफ्ट में परीक्षा हो जाए, ताकि ये जो मेन यहाँ पे समस्या है नॉर्मलाइजेशन की, इसी को ही हटा दिया जाए, क्योंकि इसी के कारण तो एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट जो आपके पास में निर्णय लेता है उसके और विद्यार्थियों के बीच में। तो क्या हम पारदर्शिता में सुधार कर सकते हैं? पेपर लीक की समस्याएं क्यों हो रही है, धांधली क्यों हो रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा सकती है और उनको रोकने के लिए ही दूर दराज के सेंटर्स पे पेपर ना जाए, इसी के लिए ही जो पेपर कहीं न कहीं सरकारी स्कूल या कॉलेज में रहे, प्रशासन के नियंत्रण में रहे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है कड़ाई के द्वारा आपके पास, जिसको कह जा सकते हैं आपके पास में सख्ती के द्वारा जो है सारे नियमों का पालना की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आयोग के भी हाथ बंधे हुए थे कि सर कहीं हम दूर भेजेंगे तो पेपर लीक ना हो जाए, पर आप अगर इस तरीके से दूर भेजेंगे पेपर लीक ना हो जाए, इसलिए 2 दिन में 2 पारियों में परीक्षा करा दे, नॉर्मलाइजेशन करा दे, और बच्चों के बीच में अविश्वास पैदा हो चुका है। इसकी बजाय क्यों ना हम दूर दराज के इलाकों के अंदर ईवीएम मशीन की भी तो सुरक्षा होती है, नहीं होती है? जब ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए 4 पुलिस वाले खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा हो सकता है, तो जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले इस सिविल सर्विस को, जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका अभिन्न हिस्सा बनने वाले भारत के इस भविष्य, इस अभ्यर्थी समुदाय के इस मानक परीक्षा को आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? निर्वाचन जितना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, निर्वाचन से हम चुनते हैं यहाँ पे नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को, पर जो इस परीक्षा के माध्यम से आप उन एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी शक्ति को कहीं के भारत के लिए चुनते हैं जो परमानेंट है और 60 वर्ष की उम्र तक अपना खून और पसीना, अपना परिवार का समय छोड़ करके इस देश के लिए कहीं कहीं वो है, इस शासन के लिए, इस प्रशासन के लिए, इस सिस्टम के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। पर अभी वो अभ्यर्थी हैं, अभी वो अधिकारी नहीं है। तो क्या अभ्यर्थी जब तक अधिकारी नहीं बनता, उसके अधिकारिता या उसके जो एम्पावरमेंट की हम लोग बात नहीं कर सकते? की जानी चाहिए। जनता जनार्दन सड़कों पे उतरे उससे पहले ही इंटेलिजेंस या आपके पास में, मैं कह सकता हूं एक तर्क शक्ति हो, आपके पास में चीजों को भापने की शक्ति हो कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। और रिएक्शन कई बार इतना अप्रभावी रूप से हो सकता है या प्रभावी रूप से भी सामने आ सकता है कि यह सियासी मुद्दा भी बन सकता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछ लूं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा का समय कम करना है क्या, या कठिनाई स्तर का संतुलन करना है, या फिर सभी केंद्रों पर समान पेपर देना है, या छात्रों की संख्या को घटाना है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यही नहीं, यूपीएससी के स्टूडेंट होता ना और कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, एक केस स्टडी देता हूं मैं अभी आपको। केस स्टडी क्या है दोस्तों? आपके पास में एथिक्स जीएस पेपर 4 नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा और उसका समाधान से रिलेटेड है कि अगर आप
यूपीपीएससी के वरिष्ठ अधिकारी है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और परीक्षा को दो पालियों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है, छात्र विरोध कर रहे हैं। उसका तर्क है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और निष्पक्षता प्रभावित करती है। प्रदर्शन कर रहे छात्र जो है, प्रदर्शन कहीं कहीं हिंसक हो जाता है, आयोग की विश्वसनीयता दांव पे है। तो आप जो कहीं कहीं वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि छात्रों की शिकायत का समाधान करो, परीक्षा की सूचिता और पारदर्शिता को बनाए रखना। सूचिता मतलब इंफॉर्मेटिव, है ना, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, पारदर्शिता। और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कैसे करवाया जा सकता है, इनके ऊपर आपको 3 प्रश्न यहां पे पूछे कि नैतिक दृष्टिकोण से जो है स्थिति का विश्लेषण कीजिए कि यहाँ पे कैसे पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेही जो है उसके ऊपर हम जोर दे सकते हैं। उसके उपरांत एक प्रश्न है, नीतिगत और प्रशासनिक क्या कदम उठाएंगे। बच्चों में अविश्वास है ना, विश्वास बहाल करने के लिए अगर आप पूत, है ना, आज की तारीख में जो कहीं के अधिकारी का परीक्षा लिखने वाले, अभी तो अभ्यर्थी हैं, पर पूत के पांव पालने में दिखने चाहिए। देखते हैं कि आप जो है कैसे यहाँ पे छात्रों में विश्वास बहाल करने के लिए क्या त्वरित उपाय कर पाते हैं कि विद इन 24 या फिर 48 आवर्स जो है बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या लेंगे आप, परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम लेंगे, और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सके इसके लिए आपकी क्या रणनीति। यही नहीं, वे फॉरवर्ड दीजिए, भविष्य के लिए समाधान दीजिएगा अपने उत्तर में कि परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार हो सकते हैं, और उसके लिए 2 प्रमुख सजेशन अपनी तरफ से दीजिएगा। आयोग और छात्रों के बीच विश्वास और संवाद को बेहतर करने का और क्या उपाय हो सकता है, ठीक है ना। यह 150 शब्द सीमा में लिखना है। इन 3 अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उसमें आपका उत्तर होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से आप लोगों के सामने, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस स्टडी है दोस्तों, और यहां पे यह 3 आयाम जिसमें आपका उत्तर होना चाहिए। यहां पे याद रखिएगा, कोई आपको अधिकारी नहीं बनाता, ना ही कोई कोचिंग बनाता है, ना ही कोई टीचर बनाता है। आप अधिकारी स्वयं पहले से होते हैं। आपकी ऊर्जा को, आपके ज्ञान को सही दिशा जो है ये स्कूल, ये कॉलेज, ये टीचर, ये अध्यापक, ये ट्यूशन या ये कोचिंग्स देती है। ये यूट्यूब चैनल भी अपनी वही एक हम्बल कोशिश करने की चेष्टा कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी जो भी भारत से वृहद तौर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी बेल्ट से, और अगर इस प्रश्न को सुन रहे हैं, इसको साझा जरूर करेंगे, और इसके ऊपर उत्तर लिखने के उपरांत टेलीग्राम पे जे सर यूपीएससी पे मेरे को जरूर साझा करेंगे। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी जो है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या इस नाम को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। विद दिस बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, and God bless you all. Student Unity Jindabad.